वित्तीय प्रबंधन में आज हम पूंजीकरण के ऊपर विचार करेंगे। पूंजीकरण से आशय आदत स्टॉकों और बॉन्डों के सममूल्य के कुल योग से। यह परिभाषा पूंजीकरण की परिभाषा में केवल अंशों, ऋण पत्रों और बॉन्डों को ही सम्मिलित करती है और संचयों आदिक्यों को सम्मिलित नहीं करती, परंतु व्यवहार में प्राय सभी फर्में अपनी दीर्घकालीन पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में संचयों और आदिक्यों का प्रयोग करती है। अतः परिभाषा तर्कपूर्ण प्रतीत होती है। चार्ल्स डब्ल्यू गैस्टनबर्ग के अनुसार पूंजीकरण में स्वामित्व पूंजी सम्मिलित है, जिसमें पूंजी स्टॉक तथा किसी भी रूप में प्रदर्शित आधिक्य सम्मिलित होते हैं, तथा ऋण पूंजी सम्मिलित है, जिसमें बॉन्ड और उसी प्रकार के दीर्घकाल ऋण सम्मिलित होते हैं। इसका सार यह है कि पूंजीकरण से तात्पर्य कंपनी द्वारा निर्गमित की गई सभी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों और उन आदिकों से है जिन्हें वितरण नहीं किया जाना है। अन्य शब्दों में पूंजीकरण में शामिल हैं विभिन्न प्रकार के अंशों का समूल, दीर्घकालीन ऋण और संचय एवं आदिक्य। पूंजीकरण का आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण के संकीर्ण दृष्टिकोण को व्यापक मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसका अर्थ काफ़ी स्पष्ट है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीकरण में केवल दीर्घकालीन कोषों को ही नहीं बल्कि अल्पकालीन कोषों को भी शामिल किया जाता है। वॉकर एवं बोगन के अनुसार पूंजीकरण का प्रयोग केवल दीर्घकालीन ऋण एवं स्वामी पूंजी को संबोधित करने के लिए करना तथा ये कहना कि अल्पकालीन लेनदार पूंजी प्रदान नहीं करते गलत है। वास्तविक व्यवहार में कुल पूंजी अल्पकालीन लेनदारों तथा दीर्घकालीन लेनदारों द्वारा प्रदान की जाती है। अतः आधुनिक विचारधारा के अनुसार पूंजीकरण में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं: अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स, अल्पकालीन ऋण एवं लेनदार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिटर्स। पूंजीकरण पूंजी ढांचे तथा वित्तीय ढांचे में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पूंजीकरण से तात्पर्य व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा से। इसमें अंश पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, संचय तथा आधिक्य सम्मिलित किए जाते हैं। पूंजीकरण शब्द का प्रयोग केवल कंपनियों के संबंध में ही किया जाता है तथा इसे एकाकी स्वामित्व तथा साझेदारी फर्मों के संबंध में प्रयोग नहीं किया जाता। पूंजी शब्द से तात्पर्य व्यवसाय के शुद्ध मूल्य, नेटवर्थ से होता है, जिससे अभिप्राय व्यवसाय की कुल संपदा, टोटल वेल्थ से लिया जाता है, जिसे कुल संपत्तियों में से सभी दीर्घकालीन और अल्पकालीन दायित्वों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। वास्तव में यह पूंजीकरण का ही एक अंग है। इसी प्रकार अंश पूंजी का अभिप्राय कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के चुकता मूल्य, पेड अप वैल्यू से होता है। अतः पूंजी शब्द में संचय भी शामिल होते हैं, जबकि अंश पूंजी में संचय शामिल नहीं होते। पूंजी ढांचा उस अनुपात को प्रदर्शित करता है जिस अनुपात में वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों जैसे कि समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी और दीर्घकालीन ऋणों से कोष एकत्रित किए जाने। अतः पूंजी ढांचे का मुख्य उद्देश्य स्वामी पूंजी, ओन्ड कैपिटल और ऋण कोषों, डेब्ट फंड्स के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना और इसे बनाए रखना है। इस प्रकार पूंजीकरण वित्तीय नियोजन का एक संख्यात्मक क्वांटिटेटिव पहलू है, जबकि पूंजी ढांचे का संबंध गुणात्मक पहलू से। वित्तीय ढांचे से तात्पर्य स्थिति एवं के संपूर्ण दायित्व पक्ष की रचना, कंपोजिशन से। पूंजी ढांचे और वित्तीय ढांचे में आधारभूत अंतर यह है कि पूंजी ढांचे में वित्त के केवल दीर्घकालीन स्रोत ही सम्मिलित होते हैं, जबकि वित्तीय ढांचे में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन
दोनों स्रोत सम्मिलित किए जाते हैं। अतः वित्तीय ढांचे का क्षेत्र पूंजी ढांचे से अधिक व्यापक है। पूंजीकरण के सिद्धांत। पूंजीकरण की मात्रा निर्धारण करने का कार्य एक महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य है। पूंजीकरण की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता एक नई स्थापित कंपनी के लिए भी होती है और वर्तमान संस्था के लिए भी नई कंपनी की दशा में कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन है, क्योंकि इसे न केवल वर्तमान आवश्यकताओं के लिए बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में पूंजी के या तो अत्यधिक अथवा अपर्याप्त मात्रा में एकत्रित करने का खतरा होता है, परंतु विद्वान संस्थाओं में यह समस्या अलग ही होती है। उन्हें अपनी वित्तीय नीति में सुधार या संशोधन करना होता है, जिसके लिए वह या तो नई प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि करती है या पुरानी प्रतिभूतियों के शोधन द्वारा पूंजी में कमी करती है, जिसमें कि पूंजीकरण व्यवसाय की आवश्यकताओं को अनुरूप हो जाए। पूंजीकरण की मात्रा का निर्धारण करने के लिए दो सिद्धांत हैं। पूंजीकरण का लागत सिद्धांत, कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, और पूंजीकरण का आय सिद्धांत, अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर पूंजीकरण का किया जाता है और इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।